तो क्या है इतिहास चाइना और ताइवान की लड़ाई का, जानने की कोशिश करेंगे आज मेरे यानी प्रभात पोद्दार के साथ खबरी स्पेशल में। चाइना के इतिहास में राजशाही यानी मोनार्की बहुत लंबे वक्त तक चली। ऐसा माना जाता है कि कंटिन्यूअस 2132 साल तक वहाँ किसी न किसी राजा का शासन था। चाइना के इतिहास में राजशाही यानी मोनार्की बहुत लंबे वक्त तक चली। ऐसा माना जाता है कि चाइना में किसी न किसी राजा का शासन लगातार बना रहा 2132 सालों तक। क्विंग डायनेस्टी वो लास्ट राजशाही थी जिसने चाइना के ऊपर राज किया। बात है 1895 की, 1895। क्विंग डायनेस्टी उस वक्त थी। जापान और चाइना का पहला युद्ध हो गया। इस युद्ध में चाइना हार गया और जापान ने जीतने के बाद ताइवान का जो आइलैंड था अपने कब्जे में ले लिया। बहुत सारे विदेशी थे जिनका इन्फ्लुएंस चाइना के ऊपर बढ़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं जापान से जो चाइना हारा था उसके कारण भी लोग क्विंग डायनेस्टी के खिलाफ होते जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि भाई अब आपसे शासन संभालते नहीं बन रहा, रिफॉर्म्स का टाइम है। क्विंग डायनेस्टी ने रिफॉर्म्स करने की शुरुआत करी, लेकिन ये रिफॉर्म्स हर व्यक्ति को पसंद नहीं आए। जैसा कि हर देश में होता है, कुछ लोग होते हैं कंजर्वेटिव और कुछ लोग होते हैं लिबरल। तो क्विंग डायनेस्टी में जो लोग बहुत ही कंजर्वेटिव थे उनका ये कहना था यार बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स कर दिए, इतने रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी नहीं, तुम बहुत छोड़ रहे हो लोगों को, बहुत ज़्यादा छूट दे रहे हो। लेकिन उसके सामने जो लिबरल्स थे वो कहने लगे यार रिफॉर्म्स तो बहुत कम हुए, इससे ज़्यादा होने चाहिए थे। यानी कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज़ थे वो थे हान, HAN, यानी हान चाइनीज़ की मेजॉरिटी थी, माइनॉरिटी थी मंचू चाइनीज़ की। लेकिन दिक्कत यह थी कि जो माइनॉरिटी थी मंचू चाइनीज़ की ये राजा थे और जो मेजॉरिटी थी वो प्रजा थी। तो ये भी एक मन में गुस्सा था कि यार ये जो माइनॉरिटी है ये मेजॉरिटी के ऊपर राज कर रही है। अंत में ये हुआ कि जो रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे लिबरल लोग, उनको मारने की शुरुआत हुई। जिन कंजर्वेटिव लोगों को इतने रिफॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे थे उन्होंने लिबरल्स को मारने की शुरुआत करी और इसका रिज़ल्ट रहा 1911 का रिवॉल्यूशन। 1911 में जनता ने विद्रोह कर दिया 268 साल पुरानी क्विंग डायनेस्टी के खिलाफ और इसमें राजा को हटना पड़ गया। इस विद्रोह की शुरुआत की थी कुमिंगटैंग ने। कुमिंगटैंग एक पॉलिटिकल पार्टी थी चाइना में जिसको हम आसानी के लिए नेशनलिस्ट पार्टी कहा करेंगे। तो नेशनलिस्ट पार्टी ने इस विद्रोह की शुरुआत करी 1911 में और इस विद्रोह के कारण राजा को हटना पड़ा। सबको लगा कि अब इस देश को नेशनलिस्ट पार्टी चलाएगी, लेकिन नेशनलिस्ट पार्टी के सामने एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम था युआन शिकाई। युआन शिकाई चाइना की जो आर्मी थी उसका हेड था। कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट पार्टी को लगा कि अगर हम इससे लड़ते रहेंगे तो चाइना में कभी भी ढंग से शांति प्रिय सरकार नहीं बन पाएगी। तो नेशनलिस्ट पार्टी ने अपना दावा पीछे किया और देश का प्रेसिडेंट बना दिया युआन शिकाई को। तो जैसा कि अक्सर होता है कि जो लोग रिवॉल्यूशन लाते हैं बाद में वही दानव बन जाते हैं। युआन शिकाई खुद एक प्रकार से डिक्टेटर जैसा काम करने लगे। प्रेसिडेंट बनने के बावजूद जो वहाँ की पार्लियामेंट बनी वहाँ पे बहुत सारे लोग इलेक्ट होके आए, नेशनलिस्ट पार्टी के लोग भी इलेक्ट होके आए। युआन शिकाई की कई पॉलिसीज़ के खिलाफ ये लोग बोला करते थे, जो जाहिर सी बात है युआन शिकाई को पसंद नहीं आता था। उन्होंने धीरे से पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया, यानी विरोधियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि इनके पास कोई पावर ही नहीं होना चाहिए। 1915 में युआन शिकाई ने अपने आप को एक प्रेसिडेंट होने के बावजूद राजा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा अब चाइना का राजा मैं, यानी आपने कुआन डायनेस्टी को हटाया कि भाई राजशाही नहीं चाहिए, बाद में आप खुद आ गए और खुद आप राजा बन गए। देखिए एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि कई बार आप वही बन जाते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। खैर, उन्होंने जब अपने आप को राजा डिक्लेयर किया तो उनके विरोध में पूरे देश में लड़ाइयाँ होने लगी और झक मार के उनको अपने राजा का पद छोड़ना पड़ा और वापस वो प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई देयर वाज अ वैक्यूम, यानी अब राजा तो है नहीं, अब प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो अब देश कौन चलाएगा। यानी कि एक खालीपन आ चुका था टॉप में चाइना के। अब हुआ ये कि जितने भी जर्नल्स हैं आर्मी के, वार लॉर्ड्स,
इन सब ने अपने अपने हिस्सों पे कब्जा कर लिया और चाइना को फ्रेगमेंटाइज कर लिया, यानी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो गए। अब एक सरकार नहीं है चाइना की, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों पे अपना कब्जा किए हुए हैं, और वो भी बंदूक के जोर पे। 1916 से 1928 तक चाइना में चला वॉरलॉर्ड एरा। वॉरलॉर्ड एरा में बेसिकली जैसा हमने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का कब्जा था। कुछ क्षेत्रों में वॉरलॉर्ड चल रहे थे, कुछ क्षेत्रों में नेशनलिस्ट पार्टी चल रही थी। लेकिन यूनिफिकेशन की ज़रूरत थी चाइना को एक छत्र राज्य की ज़रूरत थी। तो 1928 में हुआ नॉर्दर्न एक्सपीडिशन। नॉर्दर्न एक्सपीडिशन वापस नेशनलिस्ट पार्टी ने किया। वो चाहते थे कि जितने वॉरलॉर्ड हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि चाइना वापस एक पावर के अंडर में आए। इसके लिए उन्होंने अपने विरोधियों को भी अपने साथ लेने की शुरुआत की, जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी अब दो मेजर पार्टीज आ चुकी हैं, एक है नेशनलिस्ट पार्टी, एक है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा को भी चाइना में बहुत बल मिल रहा था, प्लस सोवियत रूस उसको बहुत सपोर्ट करता था। तो सोवियत रूस से हथियार और बाकी सपोर्ट मिल जाएगा, ये सोच के इन लोगों ने मिल के इस अभियान की शुरुआत करी। इस अलायंस को आप इस तरीके से समझिए जैसे भारत में पीडीपी और बीजेपी ने एक अलायंस किया था। भले ही दोनों की सोच नहीं मिलती, लेकिन एक कॉमन पर्पस के लिए उन्होंने सरकार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक अलायंस कर लिया था। उसी प्रकार से नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने अलायंस किया, लेकिन तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हुई। 1928 तक उन्होंने वॉरलॉर्ड्स को ख़त्म भी कर दिया, चाइना को यूनिफाई भी कर दिया, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिस्टों को हटाने के लिए भी कोशिशें हुई। नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको धीरे से ब्लडलेस, यानी मारा किसी को नहीं, लेकिन पार्टी से उनको बाहर कर दिया। अब देश में शासन था नेशनलिस्ट पार्टी का, यानी अब वन पार्टी सिस्टम किसने लागू कर दिया? नेशनलिस्ट पार्टी ने। कम्युनिस्ट हाशिए पे है। 1937 1928 से 1937 तक नेशनलिस्ट पार्टी ने बहुत अच्छी तरह देश पे शासन किया, लेकिन बदलाव तो आते रहते हैं। 1937 में जापान और चाइना का दूसरा युद्ध हो गया। अब जापान ने ये युद्ध क्यों किया? जापान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, उसको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, और वो रॉ मटेरियल उसको चाइना से मिल सकते थे। तो मंचूरिया, अगर आपने नाम सुना, मंचूरिया क्षेत्र पे उसने अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे 1937 का ये जो वॉर था, ये 1939 से 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया। यानी पूरी दुनिया में जो वॉर चल रहा था उसमें जापान और चाइना भी एक हिस्सा बन गए। 1945 में जब जापान हारा तो उसने जो ताइवान का हमने बात की थी, जो आइलैंड था, जो उसने 1895 के फर्स्ट चाइना जापान वॉर में कब्जे में लिया था, उसने सरेंडर उसको वापस चाइना को कर दिया। देखिए, मैंने आपसे मंचूरिया की बात की। मंचूरिया वो क्षेत्र था जो चाइना के कब्जे में था, जापान ने चाइना से कब्जे में ले लिया था। ये वही क्षेत्र था जहाँ सुभाष चंद्र बोस थे, जहाँ उनका प्लेन एक्सीडेंट हुआ था। 1937 से 1945 तक जब तक ये वॉर चला, चाइना और जापान तो आपस में लड़ ही रहे थे, लेकिन साथ ही चाइना के अंदर भी दो लोग लड़ रहे थे, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे थे और इसमें बहुत लोगों की जान जा रही थी। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, जापान ने सरेंडर किया, ताइवान वापस आया। लेकिन अगले साल से यानी 1946 से शुरुआत हो गई चाइनीज़ सिविल वॉर की। यानी अब कम्युनिस्ट वर्सेस नेशनलिस्ट की जो लड़ाई थी वो सड़कों पे आ चुकी थी, और इस लड़ाई में ऐसा माना जाता है 20 लाख से 35 लाख के बीच लोगों की मृत्यु हुई। चाइना का ये सिविल वॉर 1946 से 1949 तक चला। अंत में इसमें जीत हुई कम्युनिस्ट पार्टी की। उन्होंने बहुत प्रोपोगेंडा किया, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो नेशनलिस्ट पार्टी है ये बहुत करप्शन कर रही है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। करप्शन शायद था भी और शायद नहीं भी था, आज तो हम बैठ के बता नहीं पाएंगे आपको। अंत में ये हुआ कि 1 अक्टूबर 1949 को करीबन 20 लाख लोग चाइना छोड़ के ताइवान उस आइलैंड में चले गए, और वहाँ उन्होंने ताइवान को चाइना डिक्लेयर कर दिया। यानी अब दो पार्टियाँ हैं, एक है नेशनलिस्ट पार्टी जो चाइना को छोड़ के ताइवान में जा चुकी है और उसको चाइना कह रही है, एक है कम्युनिस्ट पार्टी जो खुद ब खुद चाइना में ही है और उसको कहती है ये चाइना है। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, यूनाइटेड नेशंस में चाइना का रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट देश हैं उसमें से भी एक चाइना था। अब सवाल यह है कि चाइना कौन सा, चाइना मेनलैंड चाइना या ताइवान वाला चाइना? दोनों ही लोग कहते थे भाई हम चाइना हैं और जो दूसरा क्षेत्र है वो हमारा ही हिस्सा है, हमें वहाँ से हटा दिया गया है, ये ताइवान कह रहा था।
चाइना कह रहा था भाई चाइना तो हम है ही और ताइवान भी हमारा है। 1971 तक ये बात रही कि ताइवान को माना गया चाइना, लेकिन 1971 में यूनाइटेड नेशंस ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, वो पावर ट्रांसफ़र हो गया ताइवान से, वो पावर ट्रांसफ़र होके चाइना के पास चला गया। यानी अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है वो ताइवान नहीं है, अब वो चाइना है। भले ही यूनाइटेड नेशंस कहता है कि चाइना ही मेन चाइना है और ताइवान को चाइना का नाम लेने की इजाज़त नहीं, भले ही यूनाइटेड नेशंस कहता है कि चाइना ही मेजर चाइना है और ताइवान एक अलग देश है, लेकिन चाइना ये मानने को तैयार नहीं है। चाइना कहता नहीं, ताइवान तो मेरा ही पार्ट है। इसीलिए वन चाइना पॉलिसी चलती है। वन चाइना पॉलिसी का अर्थ यह है, चाइना कहता है कि जिस भी देश से मेरे संबंध है वो ताइवान से अलग संबंध नहीं रख सकता। इवन भारत और चाइना के ऑफिशियल संबंध है, इसलिए भारत और ताइवान के ऑफिशियल संबंध नहीं हो सकते, अनऑफिशियल है। अमेरिका ने जानबूझ के एक एम्बिग्विटी रखी है, कभी भी उसने ये नहीं बताया कि चाइना के साथ तो उनके ऑफिशियल संबंध है, ताइवान से कैसे संबंध है। चाइना ऐसा क्यों चाहता है? चाइना इसलिए चाहता है कि अगर ताइवान से लोगों के ऑफिशियल संबंध बन गए तो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि ताइवान एक अलग देश है, लेकिन चाइना ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता और उसको लेजिटिमेसी देना नहीं चाहता। इसीलिए कुछ टाइम में आपने देखा होगा बल प्रयोग करके कई बार वो, ताइवान बहुत छोटा सा क्षेत्र है तो कई बार चारों ओर अपनी सेनाओं को घुमा के, समुद्री बेड़े को घुमा के कहीं ना कहीं ताइवान को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। कुछ दिन पहले अमेरिका की एक जो बहुत बड़ी लीडर ताइवान आई थी, चाइना का ऑब्जेक्शन यही था, अगर आप ताइवान जा रहे हैं बिना मुझसे पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ताइवान को वो इज़्ज़त दे रहे हैं, वो लेजिटिमेसी दे रहे हैं जिसका वो हकदार नहीं है। और इसी के कारण चाइना और ताइवान के हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा आपस में इशू बढ़ गए थे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ तो पता चला होगा ताइवान और चाइना की हिस्ट्री के बारे में। उम्मीद करते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। तो जुड़े रहिए खबरी से, क्योंकि हर खबर पे हमारी नज़र।